हमारे पास में गुड इवनिंग सर जी। राजेंद्र प्रसाद कह रहे राम राम। अमित कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। राम बिलास यादव कह रहे हैं क्लास सोनी हो रही है। आकाश पटेल कैसे हैं, कह रहे हैं काशी की धरती से प्रणाम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास जो है सभी को सो रही होगी। तो बताना भाई क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं। राजकमल प्रजापति, राजवीर, राम राम गुरुवर, राम राम भाई। निखिल कह रहे हैं इंदौर की धरती से प्रणाम। हेलो गुड इवनिंग। सही चल रहा माहौल एकदम। कल हमने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा, हमने कल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था ना क्लास में। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो है अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ऐसी बातें हमने बताई थी ना आपको कि भाई अंदर प्रोटॉन भरे होंगे, ठीक है, अंदर प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन भरे होंगे, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी बात हमने क्लास में कल की थी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद आ गया होगा। नमस्ते, आप तबीयत कैसे? तबीयत तो भाई धीरे धीरे ठीक होगी, है ना। बैठ रहे, कल से तो थोड़ा आराम ज्यादा है। रविशंकर जी थैंक यू। राजेंद्र प्रसाद करें ओके। देखो अब बेटे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। प्रोटॉन में मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जितने भी प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं, कल हमने आपको बताया था कि इन सबको बांधने का, इन सबको जोड़ने का जो काम है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बलों का, ये बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभिक के चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव, क्योंकि हर एक वो चीज जो बंधी हुई है, बाउंडेड है, जो फ्री नहीं है, उसकी टोटल एनर्जी फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव। अब यहां तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियस का जो साइज है, नाभिक का जो आकार है, ये हम फर्मी में बताते हैं, फेम्टोमीटर में, और पूरे एटम का साइज हम बताते हैं एंगस्ट्रोम में। यहां तक की बात सबको याद आ गई। अब करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब देखो, ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो समय जो सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना, हमारा मेन फोकस रहेगा इस पर। मैं टोटली इंटरेस्टेड हूं उस इलेक्ट्रॉन पे जो सबसे आखिरी ऑर्बिट में, जो सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है। क्यों भाई? आपको सोचो, भाई न्यूक्लियस है, जब उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में होगा वो न्यूक्लियस से दूर है। और वो न्यूक्लियस से दूर है तो इतना स्ट्रोंगली नाभिक के साथ में बंधा हुआ नहीं होगा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा वो उतना मजबूती के साथ नहीं बंधा हुआ, यानी कि वो बंधा हुआ तो है लेकिन वो लूजली बाउंड है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, बाहर से एनर्जी का मतलब है कुछ टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल जाए, जिसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, तो अगर इसे बाहर से कुछ ऊर्जा मिल जाए, तापीय ऊर्जा, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन? इस एनर्जी को गेन करेगा और तुरंत क्या करेगा? बाहर निकल के आ जाएगा झटके से। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से मिली एनर्जी को गेन करके, बाहर से मिली ऊर्जा को प्राप्त करके बाहर निकल के आ जाए, एटम परमाणु से बाहर ही हो जाए, तो उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री, यही हमारे काम का। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो चुका है, जो पूरे पदार्थ में कहीं भी घूम सकता है, जहां भी उसका मन करे। ये न्यूक्लियस के नाभिक के चक्कर नहीं काटेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो जो चक्कर काट रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जो सबसे बाहर वाली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया कुछ एनर्जी प्राप्त करके, अगर वो बाहर निकल जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब वो जहां मन करेगा वहां भागेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन which is not bound with atom is called
फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी लिखेंगे, वह इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से, जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आप कहोगे सर आपने क्यों लिखवाया ये तो हम ऑप्शन देखकर ही समझ जाते हैं, इसके नाम में क्या लिखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑप्शन लिखा होता कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस नाभिक से नहीं बंधा हुआ है, जो कि एटम परमाणु से बाहर निकल चुका है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये बेटा बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। देखो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन देखो क्या करता है, जैसे मान लो आप सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो दुनिया का, हर एक चीज एटम परमाणु से मिलकर बनी है। अगर मैं इस बोर्ड का इतना सा हिस्सा ले लूं तो ये भी अरबों खरबों एटम से मिलकर बना होगा। तो ये बहुत सारे एटमों से मिलकर बनी होती है हर एक चीज। कोई भी मटेरियल जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम होते हैं इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, एक स्पेस रहता है थोड़ा सा इनके बीच में। अब मान लो कि ये मेरे पास में, मैंने बोर्ड का इतना सा हिस्सा लिया, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस नाभिक, जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो व्हाइट कलर का न्यूक्लियस है। अब मैं बड़े ध्यान समझना गेम को। आप सबसे पहले वाला आइटम देखो, इसमें व्हाइट कलर का न्यूक्लियस नाभिक है, इसके चारों तरफ मान लो कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो एक एटम का स्ट्रक्चर बना। अगर इसमें सबसे बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए, उसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काटते रहेंगे। सबसे बाहर वाली कक्षा से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका, अब ये पूरे पदार्थ में जहां इसका मन करेगा वहां भागेगा। जो एटमों के बीच में गैप है, इस गैप से पास करते कहीं भी भागेगा ये, कि भाई भागते भागते इन पर टक्कर भी मारेगा। एटम पे चल रहा है, टक्कर मार रहा है, खाली जगह में चल रहा है, टक्कर लगी, ये पूरा जो खाली स्पेस है, इस स्पेस में कहीं भी भाग सकता है। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कहीं भी चले। लेकिन जो बाकी और इलेक्ट्रॉन है वो भी इस व्हाइट से न्यूक्लियस के चारों तरफ ही चक्कर काट रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया वो भाग रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, पूरे मटेरियल में परमाणुओं के बीच में जो हल्का हल्का सा गैप होता है, उस गैप में से भागने की, घूमने की, इधर उधर जाने की, टहलने की, टक्कर मारने की पूरी स्वतंत्रता है। ये पूर्ण रूप से फ्री है। तो जब भी आज के बाद आपके दिमाग में फ्री इलेक्ट्रॉन शब्द आए, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन आए तो समझना कि एक पॉइंट के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा का पूरा कहीं एटमों के बीच में जो गैप है उनमें से कहीं भी भागा फिर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये कहीं भी भाग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल के आया, मैंने कहा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये आपने बता दिया कैसे कैसे भागेगा, बाकी और सारे इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे? कुछ नहीं है, बाकी सारे के सारे बंधे हुए हैं, वो बेचारे न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। जो फ्री हुआ है केवल वही भाग सकता है। और आपको पता है, जो आपके टीचर आपसे 10th क्लास में कहते थे कि एक तार में करंट चल रही है, धारा बह रही है, तो टीचर ने आपको बताया था कि करंट चलती है इलेक्ट्रॉन के भागने से। वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते थे? फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे। जो हम कहते हैं किसी तार में करंट चल रही है, करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के भागने से तार के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं उनके भागने से करंट नहीं बनती, फ्री इलेक्ट्रॉनों के भागने से करंट बनेगी। इसलिए मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम क्लास में 3 बातें पढ़ेंगे। एक पर लिखेंगे हम कंडक्टर, सुचालक। सुचालक, कंडक्टर, सुचालक। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर कंडक्टर किसे नहीं पता? पूरे ब्रह्मांड को पता है। कंडक्टर सुचालक वो होते हैं जिससे करंट पास हो जाए। भाई जैसे मेटल होता है, कॉपर ले लिया आपने, लोहा ले लिया, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, तो जिससे करंट पास हो जाए वो कंडक्टर। लेकिन नहीं, पेपर में आपसे कहेगा भैया कंडक्टर बताओ आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से। तो देखो, आपको क्या पता है कि कंडक्टर वो तो होते हैं जिससे करंट पास हो जाए। अच्छा, करंट कैसे बनती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से। फ्री इलेक्ट्रॉन भागें कब? जब होंगे तभी तो भागेंगे।
तो मेरे लिए कंडक्टर वो हैं जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो, यानी कि एकांक आयतन में ही, यूनिट वॉल्यूम में ही 10 की पावर 28 से 10 की पावर 29 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़े से एरिया में ही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री, यानी कि कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मान लो कि आपको पता है बेटा, थोड़ी सी जगह में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अगर हर एटम ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक दे दिया, किसी ने दो दे दिया, किसी ने एक दे दिया, अगर हर एक एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं, तो थोड़ी सी जगह में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अगर हर एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मेरे लिए कंडक्टर सुचालक वो पदार्थ है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में हो, अद्भुत मात्रा में हो, थोड़ी सी जगह में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैंने कहा कि 10 की पावर 28 से 10 की पावर 29 तक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में ही। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। तो सुचालक में लिखेंगे दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हर एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा और जो गैप बना हुआ है उनके बीच में से भाग रहे होंगे रैंडमली, कोई किधर भाग रहा है कोई किधर भाग रहा है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। इसके फेमस एग्जाम्पल है मेटल्स, धातुएं। तो बेटा जो धातुएं हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के, सुचालक के। तो जैसे हमारे घर में जो वायरिंग है वो हम सब मेटल की बनाते हैं, कॉपर की बनाएंगे, एल्युमिनियम की लेंगे, क्योंकि इनके अंदर करंट इजीली पास कर सकती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा कंडक्टर में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं नॉर्मल वाटर, सादा जल। हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, टंकी का पानी, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। घर वाले कहते हैं ना गीले हाथ पैर दूर रहो कहीं करंट लग जाए। ह्यूमन बॉडी, ये सब एग्जाम्पल है किसके? कंडक्टर्स के, सुचालकों के। तो चाहे मेटल हो, चाहे सादा जल हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जितने भी मेटल हैं उन सबसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, तब इलेक्ट्रिसिटी के, वैद्युत के अच्छे कंडक्टर हैं, चालक हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है? ऑप्शन है कॉपर, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम। तो आप किस पर टिक लगाओगे? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा सुचालक कौन है? बेस्ट कंडक्टर, ये आ जाता अभी भी क्वेश्चन। सबसे अच्छा सुचालक, इस मेटल पे टिक लगाएंगे आप? रेन वाटर जो है, पानी के जितने भी अवेलेबल सोर्स उनमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है रेन वाटर। जो बच्चे कह रहे हैं गोल्ड, उनका गलत है। इसका आंसर है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। अगर मेटल आएगा तो सिल्वर बताना। ये कौन बता रहा बच्चा? अर्जेंटीनियम, पता नहीं भाई क्या है अर्जेंटीनियम, क्या है ये? केमिस्ट्री वाले से पूछ लेना। अर्जेंटीनियम ये मेटल नहीं होगा, या तो कोई मेरे हिसाब से अलॉय मिश्र धातु तो नहीं है कहीं अर्जेंटीनियम, एक बच्चा लिख रहा है। बेस्ट कंडक्टर आएगा भाई, आप पेपर में सिल्वर पे ही टिक लगा के आना। ये कुछ नया मेटल मिला हो अभी हाल फिलहाल में तो पता नहीं हमें। सिल्वर का नंबर आता है कॉपर का, तांबे का। तो सिल्वर बेस्ट है, सिल्वर नहीं मिलेगा तो कॉपर पे टिक लगाएंगे हम। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड लिखेंगे मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे अधिक अघात वर्धनीय धातु। मैलिएबल का मतलब होता है कि वो मेटल जिसे पीट कर, सिल्वर का सिंबल एजी होता है, कॉपर का सीयू। मोस्ट मैलिएबल का मतलब होता है कि वो मेटल, अर्जेंटीनियम क्या केमिस्ट्री का नाम है क्या इसका? सिल्वर का है?
केमिस्ट्री अपनी भाई थोड़ी सी कमजोर है, चांदी ही है सर। अर्जेंटेनियम मुझे लग रहा है एजी, चांदी से जुड़ा हुआ नाम होगा शायद, है ना। केमिस्ट्री अपने को उतनी आती है जितनी तुम्हें आती है, उससे भी कमी। मोस्ट मेलेबल मेटल, मेलेबल होता है वो मेटल जिसे हम पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकें, तो मेलेबल में आता है सबसे ज्यादा। हाँ, ग्रीक भाषा में सिल्वर को अर्जेंटेनियम कहा जाता है। अच्छा ओके, देखो हमें भी आज कुछ क्लास में सीखने को मिला। अर्जेंटेनियम, एक बच्चा कह रहा है कि ग्रीक भाषा में कहते हैं सिल्वर को। अच्छा, इसलिए सिंबल उसका जो एजी है वो ग्रीक भाषा से लिया गया होगा। ज्यादातर वैसे भी हमने जो सिंबल लिए हुए हैं या तो लैटिन से लिए हुए हैं या ग्रीक वर्ड लिया हुआ है ना, ज्यादातर तो वही है ना। देखो, अच्छा सबसे ज्यादा जो मोस्ट मेलेबल मेटल है वो कौन सा? गोल्ड। गोल्ड को आप पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं, पीट पीट के। हाँ, ओरम इसका ग्रीक वर्ड में ये भी है, AURUM। अब देखो मोस्ट मेलेबल जो है वो है गोल्ड, सोना। देखो अगर आप अपने दिमाग में सोचो कि आपके पास में लोहा है, लोहे को अगर आप हथौड़े से पीटना शुरू कर दो तो लोहा फटना शुरू हो जाएगा। लोहे को आप पीट, अब देखना भाई, अभी क्लास सही हो गई होगी, ग्रीन आ गया सिग्नल, ग्रीन आ गया, अब हो गई होगी सही। चेक कर रहे हैं अभी सभी एक बार। क्लास हुई क्या ठीक? अब से जाएगी। हाँ देखो अभी ये कनेक्ट होगी आपकी क्लास। हाँ, वो बीच में ना OBS में कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब ठीक हो गया होगा। अब ग्रीन आ गया, अरे फिर रेड हो गया। ये क्या हो रहा है? वन नहीं, पर डेटा तो ट्रांसफर हो रहा है। एक बार बताना मुझे सही हुआ कि नहीं। यस सर, ऑल इज वेल। हो गई है, ओके। अच्छा, यहाँ तक तो आपने लिख लिया था, मैंने उसके अलावा कुछ बताया नहीं है, एकदम बच्चे का मैंने कमेंट देख लिया था। यहाँ तक ही बताया था मैंने क्लास रुकने से पहले कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, मोस्ट मेलेबल कौन है, डक्टाइल कौन है, ठीक है बस। अब लिखेंगे बेटा हम सेकंड, इंसुलेटर कुचालक। इंसुलेटर कुचालक, देखो इंसुलेटर होते हैं, हाँ इंसुलेटर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, जिनसे करंट पास ना करे। अच्छा, करंट कैसे बनती है? आप कहेंगे सर करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी तो भागेंगे जब होंगे। तो इंसुलेटर कुचालक हुआ है जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। क्या लिखेंगे इंसुलेटर में? दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। फॉर एग्जांपल ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, डायमंड, हीरा, प्योर वाटर। अगर देखो बेटा पानी बिल्कुल प्योर हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई अशुद्धि ना हो, ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं? वो कुचालक के अंदर आते हैं। अगर पानी बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई आपने और बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रखी, तो प्योर वाटर जो आता है वो इंसुलेटर में आता है। जिसका एग्जांपल होता है डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जिसे आपने प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हो पानी की, डिस्टिल्ड वाटर, हिंदी में लिखेंगे आसुत जल। ये सब हमारे किस में आएंगे? क्लास अभी भी रुकी है, एक सेकंड को। पूरा भाई चेक करना, नेट तो बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन OBS में ना रेड दिखा रहा है। वाईफाई पूरा कनेक्ट है, सही सब कुछ है,
क्लास रुक रही है बच्चों की, ये क्यों दिक्कत आ रही है? हमारे में आ रही है, सब में आ रही है? प्लीज चेक। हमने भेज दिया भाई आगे। वाईफाई ठीक चल रहा है एकदम। ये जो क्लास कनेक्ट होती है ना जिससे, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया। वर्ड लिखेंगे इसमें हम सेमीकंडक्टर्स सर। क्लास किस में आता है? क्लास कांच भी इंसुलेटर ही है। एनी डेस्क सेंड करते हैं। मैं भी क्लास का आपको कराते हैं कुछ, जैसे कुछ होता है। बाकी मुझे बताओ, ठीक चल रहा है कि अभी भी दिक्कत आ रही है? ओके, अब रुक रहा है तो मैंने एनी डेस्क के लिए बोल दिया उन्हें, कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, सेमीकंडक्टर अर्धचालक में आते हैं अभी हम। तो सेमीकंडक्टर होते हैं जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। गिने चुने, मान लो कि करोड़ों एटम में से एक आध एटम से ही फ्री इलेक्ट्रॉन भर आया, फिर अगले करोड़ों में से एक आध से ही फ्री इलेक्ट्रॉन भर आया। यह फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो लिखेंगे दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम होते हैं। इसके फेमस एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमारे पास में देखो, अब मैं इस क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ने के लायक हो चुके हैं। जब मैं इस क्लास में आपसे कहूंगा कंडक्टर, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर कोई मेटल की बात कर रहे हैं, किसी धातु की बात कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, इनकी बात कर रहे हैं। तो बेस्ट कंडक्टर मैंने कहा कि सिल्वर है। हालांकि सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का। कॉपर सिल्वर में बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन जो कॉपर है ना, जो तांबा है, ये सस्ता है इसके मुकाबले, तो इसलिए हम कॉपर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, घरों में, ताकि हमारा ज्यादा खर्चा ना आए। हम किसका यूज कर लेते हैं? ठीक, हम यूज कर लेते हैं किसका? ज्यादा खर्चा ना आए तो हम कॉपर का यूज कर लेते हैं। अब देखो, अब हम क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लायक हो चुके हैं। एक बार दोबारा समझना तो बच्चे ध्यान से। जैसे मैं अब इस क्लास में कहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा हम जिक्र करेंगे कंडक्टर का, सुचालक का, तो कंडक्टर दिमाग में सुनते ही तुरंत आना चाहिए कि कोई मेटल का जिक्र कर रहे हैं सर, और मेटल का जिक्र कर रहे हैं, साथ में मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा मात्रा में। जब मैं कहूंगा सेमीकंडक्टर अर्धचालक यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम का जिक्र कर रहे हैं, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही गिनी चुनी मात्रा में होंगे। ये मैंने छोटी मोटी एक दो बातें आपको बताई। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना आपको पढ़ाया गया है उस आधार पे। ये कल की क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये करना। क्वेश्चन नंबर 17, ये कल की क्लास में आपको बताया था हमने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मासेज इज क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन। ये प्योर केवल आपने कितना याद किया, कितना रट्टा मारा, उसके आधार पे है। तो आप कहेंगे सर ये तो आसान क्वेश्चन है,
आपने कहा कि भाई किसका मास प्रोटॉन के मास के से क्लोजेस्ट है, तो प्रोटॉन का मास कल मैंने बताया था 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये 10 की पावर 27 से पहले 1.673 है, तो यानी कि लगभग लगभग 1.5 के आसपास, यानी इसमें क्लोजेस्ट कौन बन रहा है 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 31, 19, 15, तो बहुत दूर दूर हो गए। तो आपने सीधे टिक लगा दिया किस पे, ए ऑप्शन पे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता इसी में ही आपको बताना कि किसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्लोजेस्ट है, तो आपको बताना है कि क्लोजेस्ट, ऑप्शन सुनना मैं दूंगा अभी, क्लोजेस्ट टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सबसे निकट है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के सबसे निकट है 10 की पावर माइनस 29 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम और 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इस बार आप किस में टिक लगाते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आप ABCD में से किस पर टिक लगाते हैं ये बताओ मुझे, क्या आपका आंसर बनता है। ये बेटा मैंने स्पेशली पूछा है तो कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में। इसे लिखा है कि साहिल, जैबदे, ऋषभ, भैया, शर्मिला, अमित कुमार, राजेंद्र, कुछ का, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं सी, सबका गलत है, बी वालों का सही है। मंगल ने एक ने बी लिखा, इसका ठीक है। बेटा मैंने कहा कि किसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के सबसे क्लोजेस्ट है। अब ये नहीं एकदम रट्टा मारा मराया चिपका दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या बताया था कल मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब वो आपसे पूछ रहा है क्लोजेस्ट, अगर वो एग्जैक्ट पूछता तो आप लिखते हैं 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, लेकिन वो क्लोज पूछ रहा है, तो जब बेटा जब क्लोज पूछ रहा है तो क्या मैं इस 9.1 को 10 नहीं मान सकता क्या? भाई 9.1 को मैं 1 ही मान लूं तो 10 की पावर माइनस 31 आएगा। तो 9.1 को 1 मानना ज्यादा क्लोज होगा कि 9.1 को 10 मानना ज्यादा क्लोज होगा? तो 9.1 को हम लेंगे 10। जैसे यहाँ पे हम 1.6 को 10 नहीं मान सकते थे कि 10 की पावर माइनस 26 कर देते, 1.6 1 के ज्यादा नजदीक है, तो ये लगभग लगभग आप इसे मान सकते हैं 10। और आप इसे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। बी करेक्ट है इसका। तो क्लोजेस्ट जब वो आपसे पूछ रहा है तो 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम वाला ये ठीक ऑप्शन है। भाई 9.1 को मैं लगभग लगभग 10 मान लूंगा, ये 10 की पावर माइनस 31, तो 10 की पावर माइनस 31 में से 1 गया तो 10 की पावर माइनस 30 ज्यादा क्लोज बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा काम सीधे जो इससे क्यों चल गया, क्योंकि हम इस 1.6 को हम 10 नहीं मान सकते थे, समझ रहे हो। तो पेपर में जब इलेक्ट्रॉन का मास पूछे, अगर क्लोज पूछेगा तो 10 की पावर माइनस 30 पर टिक लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है 10 की पावर माइनस 31 तो फिर आगे 9.1 भी लिखा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो कई बार कितना आसान क्वेश्चन रटा रटाई भी गलत करवाया जा सकता है पेपर में। एक क्वेश्चन ये करना, ये भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे मुझे पता है, ध्यान से करना, इसे करो। विमल, मुकेश, अनिल सब करेंगे, वसीम, रेखा। कह रहा इन ए मेटल ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर पेरेंट। बेटा मेटल जो होता है कंडक्टर, मेटल तो कंडक्टर है, कंडक्टर, सुचालक। अब सुचालक में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम से बंधे हुए, ये भी गलत है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी गलत है। एक में कह रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, एक लगा सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। ए और डी में से किस पर टिक लगाएंगे?
भाई ये कौन बच्चा है विमल कुमार जो बी बता रहा है, यानी कि ये क्लास में टाइम से नहीं आया आज। अगर इसने, अच्छा वो सेकंड वाले उस वाले क्वेश्चन का बी बता रहा है, ठीक है, मुझे लगा कि इसका बी बता रहा, ठीक है। देखो बेटा मैंने आज आपको बताया था क्लास में कि कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं सर, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो सबसे बाहर वाली कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो बेटा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं अरबों खरबों की मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन, पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां फ्री नहीं होते। कुछ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी न्यूक्लियस के चक्कर ही काट रहे होते हैं। जो सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है केवल वही तो बाहर निकलते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएंगे, न्यूक्लियस बिल्कुल एक तरफ हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ हर एक कक्षा में चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। वो आंसर बनेगा इसमें डी ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है कि सब इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, वो बात लगे कि वो सब इलेक्ट्रॉन भी अरबों खरबों में है। वो हमने क्या बताया था आपको आज की क्लास में कि न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन तो अभी भी चक्कर काट ही रहे हैं। तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाहर वाली कक्षा के बाहर निकलते हैं। वो बात अलग है कि बाहर वाली कक्षा से भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। मोहित संजय, एक तो बेटा क्वेश्चन का आप लोग नंबर नहीं लिखते, जो खाली ए डी बी सी लिख रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है लिखने का। जैसे निखिल लिख रहा है 6 का डी, अच्छी बात है, इसने बड़े से लिखा, साहिल ने अच्छे से लिखा है। ये बाकी संजय आशीष मोहित खाली डी ए लिख रहे हैं। टीचर को पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रहे हैं कि वो छठे का आंसर दे रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे रहे हैं। हम तो कई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर पता नहीं चल पाता उसमें। चलो अब हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं भैया आपकी क्लास में। इलेक्ट्रिसिटी, देखो सबसे पहले बेटा इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे वैद्युत विभव। लेकिन इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक रफ वर्क देखेंगे हम, इसे समझना। रफ कार्य, रफ वर्क, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए है ये। देखो ये बेटा मान लो कि ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको चीज बताई थी, अगर मैं किसी m किलोग्राम की वस्तु को h हाइट ऊपर लेके चला जाऊं तो मुझे m किलोग्राम की वस्तु को h हाइट ऊपर उठाने में कितना वर्क, कितना कार्य करना पड़ेगा। देव सोनी मथुरा वृंदावन कब आ रहे हैं, लग रहा बुलावा आया नहीं अभी, इच्छा तो है पर जा नहीं पा रहे हैं अभी हम। बताओ, ये बताया ना आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में कि m किलोग्राम की वस्तु को अगर मुझे h हाइट ऊपर उठाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि m किलोग्राम की वस्तु को अगर मुझे h हाइट ऊपर उठाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, mgh। बताया था ना कि कोई कुली, कोई लड़का, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अगर h हाइट उठाएगा तो उसे कार्य करना पड़ेगा mgh।
आप कहोगे सर आपने सेम फॉर्मूला हमें बताया था, यही फॉर्मूला mgh पोटेंशियल एनर्जी का भी, कि जब किसी वस्तु कोई वस्तु अगर जमीन से h हाइट ऊपर हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला भी आपने हमें mgh ही बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं तो किसी वस्तु को ऊपर उठाने में हम जितना वर्क, जितना कार्य करते हैं, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर उठा के लेके गया और किसी वस्तु को ऊपर उठाने में मुझे मान लो कि 100 जूल काम करना पड़ा, तो इस हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल होगी। यानी एक्चुअल में क्या होता है, वर्क एनर्जी की तो बात है, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जितना भी कार्य करेंगे वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप यहां देखो समझ जाओगे। अब देखो, मान लो बेटा मेरे पास हमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पड़े हैं, ठीक है, ये बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप के। और यहां पर मुझे मान लो इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक इस क्यू चार्ज को लेकर जाना है। देखो क्या होगा, जैसे मैं किसी सामान को जब ऊपर उठा के लेके जाता हूं तो मैं वर्क कार्य क्यों करना पड़ता है। आप कहोगे सर हमें कार्य करना पड़ता है ग्रेविटी के खिलाफ। भाई किसी सामान को ऊपर उठा के लेके जाएंगे, धरती माता उसे अपनी तरफ खींचेगी, तो क्या करता है, हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो किसी वस्तु को ऊपर उठाने में हमें ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है। तो धरती माता हर एक वस्तु को नीचे की तरफ खींचती हैं, हम उस सामान को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के खिलाफ हमें कार्य करना पड़ा mgh, और जितना कार्य करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा स्टोर। बस अगर आप ये बात समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। अब मुझे बताओ, मेरे पास मान लो बेटा कोई चार्ज है Q, जब इस चार्ज को इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ को लेके जाऊंगा तो जो बाकी और चार्ज पार्टिकल हैं क्या वो जाने देंगे क्या नहीं। भाई हमें पता है कि सर क्लास रुक रुक के फिर रुक गई क्या, ये बच्चे लाइव में लेट होंगे, इन्हें लग रहा होगा। हेलो जैक 1 2 3, हेलो। भाई अब देखो, जिसकी चल रही है वो क्लास चला लो, जिसकी रुक रही है कुछ नहीं कर सकते हम। देखो अब मैं एक चीज बताओ, जैसे जब मैं किस सामान को ऊपर लेके जा रहा हूं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हम जबरदस्ती सामान को ऊपर लेके जा रहे हैं। ऐसे ही जब मैं इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके जाऊंगा तो बाकी जो चार्ज पार्टिकल है ये फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कहेंगे भाई साहब ऐसे इधर को क्यों जा रहे हो, मेरी तरफ को आओ, कोई कहेगा मेरी तरफ को आओ, ये कोई कहेगा मेरी तरफ को आओ। तो इन सब के खिलाफ आपको वर्क करते हुए सीधी रेखा में लेके जा रहे हो आप बी से लेके ए पर। तो जैसे किसी वस्तु को आप जब ऊपर उठाते हैं तो जितना आप कार्य करते हैं, जितना वर्क करते हैं, वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं यहां से आता जो चार्ज लेके गया, मान लो कि अगर वो 1 कूलाम चार्ज हुआ, उसे हम कहेंगे एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना, वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर कहलाता है। तो मान लो कि मुझे एकांक आवेश को यहां से यहां तक लेके जाने में 6 जूल काम करना पड़ा, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर 6 वोल्ट कहलाएगा। विभांतर को वोल्ट में नापते हैं। बात समझ आ रही है। किसी वस्तु को मैं ऊपर उठा के लेके गया, मुझे कितना काम करना पड़ा, आपने कहा सर आपको काम करना पड़ा 25 जूल, तो इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 25 जूल। तो ऐसे ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर कहलाता है। अगर मान लो कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज को लेके जाना पड़ा, जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये हमारे पास में देखो एक सेल है, अभी मेरे पास में जो सेल है ये मान लो कि 1.5 वोल्ट का है ये। अब मैंने क्या किया, एक तार यहां कनेक्ट कर दिया, एक छोटा सा बल्ब लगाया, मान लो एक यहां कर दिया। तो जैसे मैं यहां से यहां तक, अगर ये 1.5 वोल्ट का सेल है, इसका मतलब पता क्या है कि ये सेल क्या कर रहा है कि अगर ये 1.5 वोल्ट का सेल है, जो मैं तार इसके दोनों सिरों पे कनेक्ट करूंगा तो दोनों सिरों के बीच का जो विभांतर है वो 1.5 वोल्ट कर देगा। यानी कि ये सेल एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1.5 जूल का कार्य करेगा ये। तो जितने भी वोल्ट का सेल होता है वो उतने ही जूल काम करता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को एक से दूसरे बिंदु तक लेके गया, तो एक से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ जाए, आपको 1 लाख जूल करना पड़ जाए या 10 जूल
करना पड़ जाए 1000 जूल, जितना भी जूल काम करना पड़ेगा। अभी गिनती भेबे ना करइयो जीते के हल्ला भेल गिनती भेबे ना करइयो कैसे जीते काला लालू जी को बेटा मोदी के हल्ला करे छै अब ना इस्लाम नहीं हो कई मोदी जीते ये तो देखो